Hello and welcome to Officer Bitia. We are discussing daily current affairs and news analysis. Let's begin with today's current affairs that is of 10th of December. हम ये भी देखेंगे कि आज के important current affairs कौन से हैं that are relevant and important from UPSC point of view. So let's start with our first article that is about Atal Tinkering Labs. तो अटल टिंकरिंग लैब्स गवर्नमेंट ने अटल इनोवेशन मिशन चलाया था जहाँ पर बात की गई थी हमें कंट्री में साइंस बेस्ड साइंटिफिक जो नॉलेज है इनोवेशन है उसको स्टूडेंट्स में प्रमोट करना है। इसके लिए उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई है जहाँ पर स्टूडेंट को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो एक्सपेरिमेंट कर सके और जो कंट्री है उसका जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरी में जाए। और अभी गवर्नमेंट ने अटल टिंकरिंग लैब्स को जम्मू एंड कश्मीर में ओपन करने की बात की है। 187 लैब वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात की गई है बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22 को है दैट विल बी अप्रैल टू मार्च। तो यहाँ पर 31 जो अटल टिंकरिंग लैब्स होंगे वो गवर्नमेंट स्कूल में ओपन की जाएंगी और जो बाकी 50 है वो केंद्रीय विद्यालय JNVs एंड प्राइवेट स्कूल्स में ओपन की जाएंगी। और जो रह गई कुछ ऐप जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उनको अभी उनका जो प्रोजेक्शन है वो भी इनिशिएशन हो जाएगा। बात ये भी की जा रही है गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं उनकी रेगुलर मेंटेनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए ताकि जो स्टूडेंट है जो यूथ है अच्छे से एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पर कर सके। जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं ये आते हैं अंडर नीति आयोग। जो नीति आयोग है गवर्नमेंट की जो ये एग्जेक्टिव विंग है वो यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब्स अटल टिंकरिंग मिशन को रन कर रहा है ताकि जो स्टूडेंट है यूथ है उनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आए ताकि साइंटिफिक आइडियाज़ की जनरेशन हो। तो गोल देखते हैं व्हाट इज़ द गोल ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन लेकर आनी है। वहाँ पर एक ऐसा विजन इन्होंने देखा है कि हमें कल्टीवेट करना है 1 मिलियन चिल्ड्रन इंडिया एज न्यूरोटिक इन्वेंटर्स कि हमारे जो कंट्री में जो यूथ है एज अ न्यूरोटिक इन्वेंटर्स वो बने जहाँ पर उनके दिमाग में इमेजिनेशन हो, क्यूरोसिटी हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो ताकि हमारी कंट्री में भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी होती जाए। इसीलिए और ये कैसे होगा, ये अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू होगा जहाँ पर बच्चों को सब कुछ सिखाया जाएगा। वहाँ पर उनका माइंडसेट डेवलप किया जाएगा, उनको कंप्यूटेशनल थिंकिंग बताई जाएगी कैसे कंप्यूटर काम करता है तो आप वैसे ही सोचो। उनको ऐसे बताया गया है कि कैसे जो फिजिकल कंप्यूटिंग है वो कैसे काम करती है। तो हर एक चीज़ अबाउट टेक्नोलॉजी अबाउट साइंटिफिक इन्वेंशन उनको बताया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। जो अटल इनोवेशन मिशन है जो अटल टिंकरिंग लैब्स है वो एक तरह से सब मिशन है अटल इनोवेशन मिशन के अंडर ही है और ये दोनों ही नीति आयोग से रन करते हैं। नीति आयोग इनको इम्प्लीमेंट करती है ताकि कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का कल्चर प्रमोट हो सके। अब कंपोनेंट्स देखते हैं कि अटल इनोवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं। एक तो अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर एंड अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो गवर्नमेंट इतने सारे कंपोनेंट्स अटल इनोवेशन मिशन के अंडर उन्होंने रन किए हुए हैं। नेक्स्ट इज अबाउट स्पंज सिटी। ना व्हाट इज अबाउट स्पंज सिटी? स्पंज सिटी चेन्नई जो हमारी सिटी है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। वहाँ पर गवर्नमेंट जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि चेन्नई को हम स्पंज सिटी बना दें। स्पंज सिटी बेसिकली क्या होती है? स्पंज क्या क्या काम होता है? स्पंज का काम होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, यही काम होता है स्पंज का। सिमिलरली चेन्नई में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं जब रिट्रीटिंग मानसून होता है। रिट्रीटिंग मानसून जब हमारा मानसून विड्रॉ करता है इंडिया से तब वो एंड में चेन्नई पे बारिश करके जाता है। तो उस टाइम पे चेन्नई में फ्लड आ भी जाती है कई बार फ्लड लाइक कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से वाटर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आई है ताकि हमारा जो वाटर है वो सिटीज़ में फैले नहीं, इनफैक्ट वो कलेक्ट हो जाए
एब्जॉर्ब हो जाए, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाए, जो हमारे एक्वीफर्स हैं वो सब रिफिल हो जाए। एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम इसको कह सकते हैं कि हमें पानी को एब्जॉर्ब करना है, जितना ज़्यादा हो सके हम उसको कलेक्ट करना है, फ्लड नहीं आने देनी, और जो हमारी सिटी है उसकी अच्छे से प्लानिंग करनी है, ताकि जो एक तो अर्बन फ्लडिंग हमारी क्योर हो जाएगी और दूसरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बच जाएगा और वाटर रिसाइकिल भी यहाँ पर हो जाएगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अच्छा बन जाएगा और जो भी डैम्स वगैरह है उनकी भी अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी। तो ये है स्पन सिटी का काम। स्पन सिटी का वही काम है कि पानी जो है वो इकट्ठा हो जाए और जो रेन वाटर है वो भी यहाँ पर स्टोर हो जाए। जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है कि हमारे जो डिगिंग रिचार्ज शाफ्ट को जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ हैं वो डेवलप किए जाए, वो खुदाई की जाए ताकि पानी उनके अंदर इकट्ठा होता रहे। और इसकी डेप्थ बताई जा रही है 80 to 90 फीट की। हमारे ग्राउंड सरफेस में 80 to 90 फीट डग किया जाएगा ताकि पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाए। जहाँ पर अगर हमें पानी की कमी है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो सरप्लस से जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पहुँचाया जा सके। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए है। ये बेसिकली जो स्पन सिटी है ये कंसेप्ट चाइना से आया है, तो उनके एक रिसर्चर ने प्रमोट किया था ये कंसेप्ट को 2000 में, और जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है एंड स्टेट काउंसिल है उन्होंने इस कंसेप्ट को 2014 में एक्सेप्ट किया था एज अ पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन पॉलिसी, कि हमारी एक तरह से इससे अर्बनाइजेशन भी हो जाएगी और हमारी जो सिटी है वो वाटर से भी फ्री हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इधर वाली इमेज में पानी से कितना फ्लड आ गया है, यहाँ पर हर एक जगह फ्लड है। अगर हम इसको ऐसे प्लान कर दें कि हमारा इकोलॉजी भी बच जाए, हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी बच जाए और हमारा वाटर भी अच्छे से मैनेज हो जाए, तो एक तरह से ये सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा क्लाइमेट चैलेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल जो हो रही है वो भी अब सिचुएशन हम क्योर कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्पन सिटीज़ मिशन चल रहे हैं और ये कौन कौन सी एजेंसीज कौन कौन सी स्कीम्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो वो आती है नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनऑगमेंटेशन योजना, अमृत मिशन दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो बेसिकली ये तीनों स्कीम्स इंटीग्रेट होकर स्पन सिटीज़ मिशन को कामयाब बनाएंगी, ये इम्प्लीमेंट करेंगी। एंड जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर स्कीम्स इंटीग्रेट हो रही है तो ये एक तरह से हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है और चेक्स एंड बैलेंसेस भी बना रहता है। नेक्स्ट इज अबाउट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन बिल। तो गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन बिल लेकर आई है जो कि राज्यसभा से अभी पास हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने 6 न्यू इंस्टीट्यूट्स को घोषित किया है कि दे विल बी द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंट, और वहाँ पर एक पंजाब की भी इंस्टीट्यूशन एडअप की गई है। और ये जो इंस्टीट्यूट्स होंगे ये यूजी और डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करेंगी और वहाँ पर एक तरह से एडवाइजरी काउंसिल भी लाई गई है। जो लोकसभा है ये ऑलरेडी लोकसभा से पास हो गया था 6 दिसंबर को। और ये जो बिल है ये अमेंड करेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998। तो दिस पर्टिकुलर एक्ट विल बी अमेंडेड। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यू में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1988 विल बी अमेंडेड बाय दिस बिल, बट ऐसा नहीं है, इट विल बी 1998। तो जस्ट गो थ्रू विद द डेट्स ऑल्सो। तो कुछ की प्रोविजंस देखते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। तो हमने बात किया था कि 6 एरियाज़ में हमें ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए गए हैं। कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से एरियाज़ हैं, दे आर अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, रायबरेली, कोलकाता एंड गुवाहाटी। तो एक तरह से हमारा इंडिया के हर एक एरिया से स्टेट्स को यहाँ पर लाया गया है, जो कैपिटल्स है वो डेवलप किया जाएगा ताकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारी जो रिसर्च है डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, इसलिए हम इनको लेकर आए हैं। यहाँ पर एक काउंसिल भी बनाई जाएगी ताकि जो इंस्टीट्यूट्स है उसके अंदर जो वर्किंग है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, कैसे कैसे एक्शन होगा तो इसको कोऑर्डिनेट करेगी, मैनेज करेगी। और इस काउंसिल के फंक्शन क्या होंगे कि एडवाइस करेगी मैटर्स, कुछ मैटर्स को, जैसे कि कोर्स का क्या ड्यूरेशन होगा, जो एडमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे होंगे, पॉलिसीज़ भी बनाएंगी कि कैसे रिक्रूटमेंट होगा स्टूडेंट्स का, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी सर्विस की। ऑल्सो एग्जामिन करेंगे, प्रूव भी करेंगी को अगर कोई डेवलपमेंट प्लान है इंस्टीट्यूट को तो वो कैसे चैनलाइज होगा। इनफैक्ट वो बजट को भी एग्जामिन करेगी, जो भी इंस्टीट्यूट्स का एनुअल बजट होगा। तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय दिस काउंसिल।
जो काउंसिल है उसका यहाँ पर मेंबर्स के बारे में बताया गया है कि हु विल बी द मेंबर्स। जो चेयरपर्सन होंगे वो मिनिस्ट्री इंचार्ज होंगे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होल्ड करेंगे फार्मास्यूटिकल्स का, एंड ही विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। वाइस चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होंगे, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होंगे, जिनके पास जो कंट्रोल होगा वो फार्मास्यूटिकल्स का कंट्रोल होगा, एंड ही विल बी द एक्स ऑफिशियो वाइस पर्सन ऑफ द काउंसिल। तो चेयरपर्सन होगा ऑफ ईच बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, देन डायरेक्टर ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। सो दीज विल बी द मेंबर, जिस जो डायरेक्टर हैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके डायरेक्टर्स यहाँ पर होंगे। जो चेयरपर्सन है वो हर एक बोर्ड के गवर्नर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन। तो गवर्नमेंट ने मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली एक तरह से सब मिशन है, सब पार्ट है पीएम स्वावनिधि योजना, दैट इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जो कि गवर्नमेंट 2020 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च किया गया था, जब हमारा कोविड आया था उस टाइम पे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनका जो काम था बहुत इफेक्ट हुआ, उनका जो बिजनेस है एकदम से बंद हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई ताकि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको काम मिल सके, उनको लोन मिल सके और लोन के थ्रू वो अपना काम शुरू कर सके। और प्रोविज़न दिया गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो इजीली लोन रिपे कर सकते हैं बिकॉज वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा, और काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोविजन है दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो की पॉइंट्स देखते हैं इस पर्टिकुलर मेन डिजिटल 3.0 प्रोग्राम के बारे में। ये एक तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग का प्रोविज़न लेकर आता है, जिन्होंने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी लोन लिया है पीएम स्वावनिधि के अंदर। यहाँ पर जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो बैंक है या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे जो क्यूआर कोड होता है या यूपीआई आईडी होती है, या जैसे हमारी कोई भी अगर पेमेंट मेथड है जो कि हम इंटरनेट से करते हैं, तो वो कैसे आप अमाउंट को डिसम्बर्स करा सकते हो, और जो बेनिफिशरीज हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स आप उनको ट्रेन भी कर सकते हो कि कैसे हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूज़ करना है। एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर डेवलप किया गया है अंडर द स्कीम, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो डायरेक्टली पीएम स्वावनिधि पोर्टल पर जाकर लोन के लिए अवेल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पीएम स्वावनिधि स्कीम के बारे में देखते हैं। ये एक तरह से इकोनॉमिक स्टिमुलस सेकंड के अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर ये लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर अफोर्डेबल हम कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को। इसका एम क्या है, यहाँ पर टारगेट्स गिवन है कि हमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करना है, जो पहले से 24 मार्च से पहले स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर रहे थे। अर्बन एरियाज में भी होगा और रूरल एरियाज में भी होगा, तो एवरी एरिया इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम। यूपीएससी कई बार पूछ सकता है कि दिस स्कीम इज ओनली वर्किंग फॉर रूरल एरियाज, बट नो, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग इन रूरल, अर्बन, पेरी अर्बन एरियाज। यहाँ पर अगर कोई स्ट्रीट वेंडर डिजिटल फैसिलिटी, डिजिटल ट्रांजेक्शन का यूज़ कर रहा है, तो उसको एक तरह से हम कैश इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं 1200 रुपये का, ठीक है, पर एनम। और अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है 31 जनवरी 2021 में बताया गया है कि जो पीएम स्वावनिधि स्कीम है उन्होंने 13.82 लाख बेनिफिशरीज को लोन दिया है, जो कि 1363.88 करोड़ के अराउंड हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो वेंडर्स हैं वो लोन अवेल कर रहे हैं और अपने बिजनेसेस को सस्टेन कर रहे हैं। फीचर्स देखते हैं कि कैसे काम करती है ये पर्टिकुलर स्कीम। जो स्वावनिधि स्कीम है, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लोन आप 10,000 का ले सकते हो, तो यहाँ पर 10,000 आपकी लिमिट है, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में 1 साल के अंदर आपको पे करना है। या तो आप एक बार में पे कर सकते हो, या अगर आपने अर्ली पेमेंट कर दिया है तब आपको सब्सिडी भी मिलेगी 7% की, जो कि आपके डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में क्वार्टरली पे होती रहेगी। और अगर किसी ने जल्दी लोन रिपे कर दिया है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। और जो वेंडर्स हैं ये फैसिलिटी अपनी यूज़ कर सकते हैं अगर उनको क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना है या अपनी क्रेडिट लिमिट को जल्दी ही ख़त्म करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजन, जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो अकॉर्डिंगली बैंक में जाके स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल इज़ अबाउट रोड एक्सीडेंट्स। तो हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में रखा है, बताया है कि हमारे जो कैसे रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रीजंस भी बताए हैं, कॉजेज़ भी बताए हैं, एंड कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने रखी थी कि कैसे हमारी जो रोड सेफ्टी है हम उसको इंश्योर कर सकते हैं, और रोड सेफ्टी ऑडिट्स भी हम ला सकते हैं एट ऑल स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस हैं, जैसे कि डिज़ाइन स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट स्टेज। तो ये स्टेजेस हैं, आप ये नोट डाउन कर सकते हो और आप मेंस आंसर में भी लिख सकते हो। और कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री है उन्होंने गाइडलाइंस में भी बताया गया है कि कैसे जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि जो मैनेजमेंट है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके। तो देखते हैं कि क्या क्या डाटा है, इंडिया में कितनी डेथ्स हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा डेथ्स हमारी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ही होती है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स जो नेशनल हाईवे पे हो रही है वो 47,984, अराउंड 48,000 पीपल की डेथ होती है। और ये सिर्फ डाटा अभी 2020 का है, एंड 53,872 हमारी 2019 में डेथ हुई है। नो डाउट डेथ यहाँ पर कम हुई है। अगर हम ग्लोबली बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वहाँ पर 1.3 मिलियन डेथ्स होती हैं और 50 मिलियन 50 मिलियन के अराउंड इंजरीज होती हैं। ऑफ दिस इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फैटलिटीज इज 11%, और जिसमें से जिन लोगों की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, तो उसका जो डाटा है दैट इज़ अबाउट 11% लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। सो दिस इज़ द data that we have. You can just note down this data and pause the video, because this data is very important. It is the latest data we have right now available on road accidents. Next is about the causes. Now what are the causes किस वजह से जो road accidents है वो होते हैं? कई बार व्हीकल डिज़ाइन एंड कंडीशन की वजह से, रोड इंजीनियरिंग की, रोड का मटेरियल अच्छा नहीं है, या रोड में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो व्हील है और जो हमारा व्हीकल है उसमें मिसमैच हो जाता है, स्पीडिंग की वजह से, या फिर ड्राइवर आपका ड्रंक है, ड्रग्स पे चल रहा है, या अल्कोहल लिया हुआ है, तब भी ड्राइवर के जो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप गलत साइड चल रहे हो तब भी एक्सीडेंट होते हैं। अगर आप रेड लाइट जंप कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो उसको, तब भी कॉजेज़, इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। अगर आप मोबाइल चलाते हो या कहीं डिस्ट्रैक्शन या किसी से बात करते हुए गाड़ी चला रहे हो या कोई भी व्हीकल चला रहे हो, तब भी रोड एक्सीडेंट्स हमारे होते हैं। सो दीज आर द मेजर कॉजेज़ जिसकी वजह से कंट्री में और इवन अराउंड द वर्ल्ड रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट के जो ग्लोबल लेवल की गवर्नमेंट, उनके 3 इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज़ ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी, जो 2015 में आया था। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है कि ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, इज इट रोड सेफ्टी, या 3-4 ऑप्शन डाल देंगे एंड यू हैव टू चूज रोड सेफ्टी। जो ये डिक्लेरेशन है इसके अंदर ये साइन किया गया था जब ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी रोड सेफ्टी की ब्राज़ील में, और इंडिया सिग्नेटरी है इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन की। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 को अचीव करने की बात की जाती है, जिसमें मेंशन है कि हमें जो ग्लोबल डेथ और इंजरी है रोड एक्सीडेंट से उसको हाफ कर देना है बाय 2030। तो ये टारगेट आपको याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट 2030 है। नेक्स्ट है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, जहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है हर साल रोड सेफ्टी वीक मनाता है, हर 2 साल बाद। और अभी इसका 5th एडिशन हुआ था 2019 में, जहाँ पर एक बताया गया कि हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, जो कि रोड सेफ्टी को लिमिट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ अबाउट इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ IRAP। ये एक तरह से रजिस्टर्ड चैरिटी है, जहाँ पर जो किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसको बचाने की बात होती है कि हमें सबसे ज़्यादा जानें बचानी है। वी हैव टू सेव लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड इन रोड एक्सीडेंट। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड में चल रहे हैं। अब इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स देखते हैं। इंडिया में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। जो ये अमेंडमेंट एक्ट है ये हाइक करता है पेनल्टीज़ फॉर द ट्रैफिक वायलेटर्स की, जो भी अगर कोई भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको बढ़ा देगा। अभी जैसे गवर्नमेंट ने अगर कोई चलान है उसका भी रेट बढ़ा दिया, कोई रेड लाइट क्रॉस करेगा उसका भी रेट बढ़ा दिया। अगर कंट्री में, हमारी इंडिया में हम रेट बढ़ाते हैं तभी लोग सुनते हैं, अदरवाइज़ वो इग्नोर करते हैं और जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको ब्रेक करते हैं। यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी चलाया गया है, ताकि जो कंपलसरी इंश्योरेंस है वो बताया गया है कि हर एक रोड यूज़र जो भी रोड पर चल रहा है उसके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, और यहाँ पर हर एक टाइप का एक्सीडेंट भी कवर होगा।
नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड भी बनाया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करती है बाय नोटिफिकेशन। एंड यहाँ पर प्रोविजन भी है टू प्रोटेक्ट गुड समेरिटन्स। नाउ व्हाट आर गुड समेरिटन्स? गुड समेरिटन्स वो लोग होते हैं जो अगर जब हमारा रोड एक्सीडेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस पर्सन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड गुड समेरिटन्स। तो इनको प्रोटेक्ट करने में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है और पेपर वर्क से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से भी बचाती है ताकि लोग इनका मिसयूज़ या इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दें। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट इज़ इन्वॉल्व हेयर, तो इसलिए गवर्नमेंट इनको भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ अबाउट द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि कैसे जो हमारे कॉमन कैरियर्स होते हैं उनको हमें रेगुलेट करना है ताकि उनकी लाइबिलिटी कम हो और जो भी वो वैल्यू लेकर जा रहे हैं गुड्स की वो अच्छे से डिलीवर हो सके, ताकि जो लॉस है, लाइबिलिटी है, वो सबसे कम हो जाए। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000। इसमें भी गवर्नमेंट ये बताती है कि कैसे जो हमारा लैंड का कंट्रोल है नेशनल हाईवेज में, या जो हमारा राइट है, राइट ऑफ वे एंड ट्रैफिक, उसको भी हम जुडिशली यूज़ कर सके नेशनल हाईवेज पे। एंड अगर हम अनऑथराइज्ड तरीके से नेशनल हाईवे का यूज़ कर रहे हैं वो भी हटा सके। सो दैट इज़ इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बिल। नेक्स्ट इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998। ये अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, जहाँ पर वो ध्यान रखती है कि कैसे हमारी रोड्स का डेवलपमेंट हो, मेंटेनेंस हो, मैनेजमेंट हो नेशनल हाईवेज़ की, एंड इससे रिलेटेड हर एक इंसिडेंटल इंफॉर्मेशन को ध्यान रखती है। तभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया था कि हमारे नेशनल हाईवेज़ के लिए है ये बेसिकली, ताकि हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाए। कोई भी नेशनल हाईवे पे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स या फिर उसकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रेगुलेशन, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ अबाउट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया। आप इनको हेडिंग वाइज नोट कर सकते हो, इंडिया एंड वर्ल्ड के इनिशिएटिव्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन राइट अस टू एट info@officerbeta.com. We will provide you some practice questions which you can get evaluated by us. Okay, so thank you so much and all the best for your preparation.